जन सुलभ पुस्तकालय के फेसबुक पेज पर मैं मृदुला सिंह आप सब से मुखातिब हूँ। इसके लिए अर्पण कुमार जी का मैं बहुत आभार व्यक्त करती हूँ कि उन्होंने यह अवसर मुझे प्रदान किया। अर्पण कुमार जी के बारे में थोड़ा सा मैं बोलना चाहती हूँ, हालांकि सभी जानते हैं उनको, फिर भी मैं कुछ बोलना चाहती हूँ कि वो गद्य और पद्य दोनों में ही बहुत उम्दा लिख रहे हैं। उनका एक काव्य संग्रह है पोले झुनझुने, जो मेरे पास है और मैंने उसकी कविताएं पढ़ी हैं। बहुत ही अलहदा कविताएं हैं। समकालीन रचनाकारों में अगर बात कहें तो उनका महत्वपूर्ण स्थान है। साहित्य की लाइव परंपरा जन सुलभ पुस्तकालय पर उन्होंने शुरू की है, उसमें उनका अभूतपूर्ण योगदान है जो आगे रेखांकित जरूर होगा। जो साहित्य की जो चर्चाएं वो दर्ज कर रहे हैं इस पेज पर। इतना मैं कहना चाहती थी अर्पण कुमार जी के लिए कि इतना महत्वपूर्ण काम कर रहे हैं। और इतनी दूर बैठी हूँ मैं अंबिकापुर में और मुझे उन्होंने जोड़ा है। और मेरी कविता संग्रह जो नया आया है मेरा पोखर भर दुख, उसकी कविता पाठ करने के लिए मुझे आमंत्रित किया है। यह मेरे लिए एक उपलब्धि जैसी है। तो जैसा कि मैं दोस्तों बात कर रही थी कि पोखर भर दुख जो मेरा कविता संग्रह आया है, अभी हाल ही में आया है, बोधि प्रकाशन से प्रकाशित हुआ है। और इसका जो भूमिका है, इसकी भूमिका वरिष्ठ साहित्यकार अवधेश प्रीत जी ने लिखी है। आवरण को सजाया है प्रसिद्ध क्या बोलते हैं कलाकार, जैसे कहेंगे जो बहुत सुंदर सुंदर पेंटिंग बनाते हैं, कुंवर रविंद्र। उनकी खूब सुंदर सी पेंटिंग हमारे इस आवरण पर लगी हुई है, सज्जित है, जो बहुत ही आकर्षित करती है सबको। उसके लिए मैं सभी को धन्यवाद देना चाहती हूँ कि बहुत ही अच्छे से, बहुत ही प्यार से मेरी इस संग्रह को लिया है उन लोगों ने। माया अमृत जी का मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ कि उन्होंने बोधि प्रकाशन जैसे प्रतिष्ठित प्रकाशन से इसे प्रकाशित करने का बीड़ा उठाया और बिना किसी चिक के, बिना किसी बहुत ज़्यादा परेशान किए हुए उन्होंने यह संग्रह छापा है, प्रकाशित किया है। उसके लिए मैं उनकी जितनी तारीफ़ करूं वह बहुत ही कम होगी। उदय भानु जी, आपका स्वागत है। और साथी कम जुड़ रहे हैं, अभी शायद सब थोड़ा सा वेट कर रहे होंगे। कई लोगों का मैसेज आ रहा है कि वो जुड़ नहीं पा रहे हैं, कुछ टेक्निकल दिक्कतें आ रही हैं शायद उनको जोड़ने में। तो अब मैं इस संग्रह के बारे में थोड़ा सा बात करूंगी। इस संग्रह में मेरे कुल 70 कविताएं संग्रहित हैं और इन कविताओं में प्रतिरोध मिलेगा, सरोकार, प्रेम, हर तरह की कविताएं हैं मेरे संग्रह में। और जैसा कि कहा गया है मुझे कि मैं अपने जीवन अनुभव साझा करूं, तो मैं थोड़ा सा अपने जीवन अनुभवों को आप लोगों के समक्ष साझा करूंगी। और उसके बाद फिर इस संग्रह में जो कविताएं हमारी, उनकी कुछ कविताओं का मैं पाठ करूंगी। मेरे जहन में जो भी बातें आती जाएंगी उन्हें आप सबसे साझा करती जाऊंगी। शुरुआत अपने बचपन से करती हूँ। बचपन जीवन का सबसे सुंदर हिस्सा होता है। यह अलग ही दुनिया होती है, ना जिंदगी की भागदौड़ और ना ही किसी चीज़ की चिंता। बस अपने में मस्त रहना, बेफिक्र हंसना खेलना। मेरा बचपन माँ पिता के स्नेह से वंचित रहा। उनका साया बहुत छोटी उम्र में सर से उठ गया था।
किंतु परिवार और गांव के लोगों ने मुझे संभाला, प्रेम दिया, और इतना प्रेम दिया कि जिसका मैं ऋण कभी नहीं उतार सकती। मुझे कभी एहसास नहीं हुआ कि माता पिता नहीं है मेरे। और जो मेरा बचपना था वो ग्रामीण अंचल में प्राकृतिक वातावरण में बड़ा हो रहा था, बढ़ रही थी मैं। उम्र के साथ मेरे मस्तिष्क का भी विकास हो रहा था। मेरी सोचने की प्रवृत्ति ने मुझे भारतीय ग्रामीण समाज की जातिगत विद्रूप कुरीतियों से साक्षात्कार कराया। ललिता जी नमस्कार, आप आई, खुशी की बात है। तो ग्रामीण परिवार समाज की मैं बात कर रही थी कि ग्रामीण समाज की जो जातिगत विद्रूप कुरीतियाँ थी उनसे मेरा साक्षात्कार हुआ। गांव में तो राजपूत भी थे, ब्राह्मण भी थे, लेकिन उनके बहुत कम परिवार थे, इक्का दुक्का ही थे, जिसमें एक मेरा भी परिवार था। और जो पूरा कुनबा था गांव का, वो पूरा कुनबा दलित और आदिवासियों से भरा हुआ था। मैं देखती थी कि वे हमारा सारा काम करते हैं, सुबह से लेकर शाम तक हमारी सारी ज़रूरतों को पूरा करते हैं। हमारे घर में सांप घुस जाए, पशु मर जाए, कुएं में बाल्टी गिर जाए, सांप गिर जाए कुएं में, उसको निकालना, सारा काम हमको वो जोखिम से बचाते थे, हमारे संकटों से हमको उबारते थे। किंतु उन्हें सम्मान की दृष्टि से नहीं देखा जाता था। घर की देहरी वे नहीं लांघ सकते थे। अजीब सी उपेक्षा जिसका वर्णन मैं नहीं कर सकती, जो सिर्फ महसूस किया जा सकता है। ऐसा नहीं था कि सवर्ण बुरे थे, नहीं, ऐसा भी नहीं था। मेरे बाबा खुद दलितों आदिवासियों के हितैषी थे, उनके घर अनाज पहुंचाते थे। किंतु परंपरागत समाज का जो ढांचा जिसमें असमानता मुख्य थी वह बहुत ज़्यादा थी, बहुत ज़्यादा, कि दिल दहल जाए। मेरी स्मृतियों में बहुत कुछ है, किंतु मैं वे कुछ बातें जो मेरे मन पर आघात की तरह लगी हैं उनका ही जिक्र करूँगी, ज़्यादा ना कहते हुए। प्रभात जी आए हैं, मैं उनका बहुत तहे दिल से स्वागत करती हूँ। वंदना जी आई हैं, उनका मैं स्वागत करती हूँ। प्रभात जी हमेशा मुझे प्रोत्साहित करते हैं। मेरी कई कविताओं पर उन्होंने अपनी समीक्षा लिखी, उसके लिए मैं उनकी शुक्रगुजार हूँ। अब मैं आगे अपनी बात जारी रखती हूँ, अपने बचपन की यादों को जारी रखती हूँ, उन यादों को, उन स्मृतियों को जो मेरे मन पर पड़ी, चोट की तरह पड़ी। मैं शुरू से शांत थी, किंतु मेरा जो स्वभाव था वो प्रतिविरोध का स्वभाव था। मैं कुछ भी गलत देखती थी तो मैं प्रतिक्रिया जरूर करती थी, चाहे उसकी सज़ा मुझे भले मिले। मैं उनकी बस्तियों में जाने की मनाही थी, दलितों आदिवासियों की बस्तियों में जाने की मनाही थी, क्योंकि मैं राजपूत थी, मैं सवर्ण थी, तो मैं नहीं जा सकती थी, मुझे छुआ लग जाता। लेकिन मैं जाती थी, चोरी चोरी जाती थी। आने के बाद मेरी पिटाई होती थी, लेकिन मैं जाती थी, इस ख्याल से कि वे मनुष्य हैं तो फिर उनके घर जाना क्यों मना है, मैं उनके घर क्यों नहीं जा सकती। उनके घरों में जाती, उनकी बदहाली का चित्र मेरे दिमाग पर ऐसा छप जाता कि वही सब घूमता रहता। इस तरह से जो बचपन में मैंने देखा, वंचित जन के जीवन की विसंगतियाँ, उनकी विदूप्रताएं, वहीं से मेरे लेखन के, मेरी सर्जना के बीज पड़े। उनके प्रति संवेदना के साथ समाज के प्रति प्रतिरोध भी मन में भर उठा था। 8वीं कक्षा में कंचे कहानी लिखी थी, जिसका कथ्य दलित परिवार के बच्चे थे जो कंचे नहीं खेल पाते थे, वो देखते थे दूर से, उसी पर आधारित थी। और उस कहानी को मैंने आकाशवाणी रीवा एक अंतर्देशीय पत्र में लिखकर भेजा था, डरते डरते भेजा था, घर वालों से डर के भेजा था। हालांकि कोई मुझे कुछ कहता नहीं, फिर भी एक मेरे अंदर डर था, पता नहीं कैसा डर था।
जिसे मैं अभी भी व्यक्त नहीं कर सकती। एक भय रहता था हमेशा कि मैं ये कर रही हूँ, कहीं कुछ गलत तो नहीं है, लेकिन मुझे मेरी आत्मा कहती थी कि नहीं, अगर मैं कुछ लिख रही हूँ तो ये गलत कैसे हो सकता है। और मैंने पोस्ट कर दिया था और वो कहानी सेलेक्ट हो गई थी, लेकिन मैं कहानी पढ़ने जा नहीं पाई थी। मैं घर वालों से छिप कर भेजा था उसे, लेकिन वह पढ़ ही गई थी कहानी। इस तरह से मेरी जो लेखन की शुरुआत हुई वो गद्य लेखन से शुरुआत हुई। जो देखा, अनुभव किया, इसका विस्तार आप हमारी पालकी और रक्त और पसीना इन दोनों कविताओं में देख सकते हैं। घर का माहौल साहित्यिक था। मेरे दादाजी को साहित्य से बहुत लगाव था। बहुत सी पुस्तकें घर में होती थीं। छायावाद के कवियों की कविताएं, प्रेमचंद, टैगोर की रचनाएं, मन्नू भंडारी की कहानियाँ मैंने बचपन में खूब पढ़ी। मेरे बड़े भैया शहर में पढ़ते थे। जब भी वे गांव आते पत्रिकाएं जरूर लाते थे। सबसे ज़्यादा प्रेमचंद के उपन्यासों ने और कहानियों ने मेरे मन पर प्रभाव डाला। गोदान बिना विश्राम के 2 दिन में मैंने पूरा किया था। मेरी आंखें सूज गई थी, बुखार चढ़ गया था। एकांत में बुदबुदाती होरी को नहीं मरना चाहिए था, गाय ही तो चाहिए था। मेरे घर में तो कितनी सारी गायें हैं, ले जाता वो। अगर कहें कि मेरे सामाजिक चेतना के विकास में गोदान की महत्वपूर्ण भूमिका है तो यह अतिशयोक्ति नहीं होगी। कफन ईदगाह ने मेरी संवेदना को सामाजिक चेतना में बदलकर लेखन की पृष्ठभूमि तैयार की। वही अब मूर्त हो रहा है। लेखन में ही नहीं, मेरे जीवन में भी इसका असर बहुत ज़्यादा पड़ा। स्कूल के दिनों की जो स्मृतियां हैं अब गाढ़ी होती हैं। अब मैं सोचा करती हूँ, जो मेरे मन को बार बार कुरेदती हैं, कि मेरे साथ ब्राह्मण, गुप्ता, कायस्थ, राजपूत, साहू जात की लड़कियां पढ़ती थीं, किंतु आदिवासी या दलित समाज की एक भी लड़की क्यों नहीं पढ़ती थी? इस जात की मेरी सहपाठी कोई क्यों नहीं थी? यह बात 80 के दशक की स्कूलिंग की और 90 के दशक जब मैं कॉलेज की शिक्षा प्राप्त कर रही थी तब की है। यह सवाल अब, क्योंकि अब मुझे लगने लगा है कि आखिर जब सब बोलते हैं कि नहीं सब कुछ अच्छा था उनके साथ, ऐसा नहीं है। राजपूत सवर्ण लड़कियों के साथ भी दिक्कतें होती थी, लेकिन मैं सोचती हूँ कि गरीब से गरीब सवर्ण जात की लड़की पढ़ लेती थी, कम से कम मिडिल तो पढ़ ही लेती थी, किंतु दलित आदिवासी की लड़की प्राइमरी में भी नहीं पहुँच पाती थी। ये मेरा अनुभव है, मेरे गाँव का अनुभव है। हो सकता है आपका अनुभव मेरे अनुभव से अलग हो सकता है, लेकिन मैं अपना अनुभव साझा कर रही हूँ। धन्यवाद प्रभात जी, पिंकी सिन्हा जी धन्यवाद, श्रद्धा तुम्हें बहुत धन्यवाद। फिर उसके बाद गांव की शिक्षा मैंने ली, 12वीं पास किया मैंने, और मैं शहर आई, शहर पढ़ने के लिए, कॉलेज में उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए आई। जो विंध्य के गांव से शुरू हुई उम्मीद की उड़ान शहर ले आई मुझे, जहाँ अनेक संघर्ष थे, रहने खाने की जद्दोजहद थी, और गमई लड़की होने के हिसाब से संघर्ष भी नया था। लेकिन मैं आत्मनिर्भर बनना चाहती थी। मैंने देखा था अपने गांव की लड़कियों को, उनकी गुलामी को, कि ससुराल में किस तरह से पता ही नहीं चलता है कि वो क्या कर रही हैं, कहाँ चली गई हैं। इन सब से मैं बाहर निकलना चाहती थी, आत्मनिर्भर बनना चाहती थी, क्योंकि मैंने जान लिया था कि अगर हम आत्मनिर्भर बनेंगे तो फिर हम समाज से लड़ भी सकेंगे, और आत्मनिर्भर बनने के लिए शिक्षा जरूरी थी। इसीलिए लाख तकलीफ़ों के बावजूद मैंने शिक्षा जारी रखी। इसमें मेरे बड़े भाई साहब का बड़ा योगदान रहा है। बहुत कम उम्र में ही वे मेरे पिता बन गए थे। उन्हें लड़कियों के पारंपरिक कामों से सख्त नफरत थी। कहते थे, सिलाई मशीन नहीं कलम पकड़ो, सिलाई मशीन नहीं कलम पकड़ो, क्योंकि उन्होंने देखा था बुआ के ससुराल में जाके, बड़ी दीदी लोगों के ससुराल में जा देखा था कि किस तरह से उनका शोषण होता है।
तो वो ऐसा मेरे साथ नहीं होने देना चाहते थे, और मैं खुद भी जागरूक थी इस संबंध में। मैं खुद भी पढ़ना चाहती थी, खुद भी आत्मनिर्भर बनना चाहती थी। फिर मेरा अध्ययन जारी रहा वहाँ दिक्कतों के साथ, लाख परेशानियों के साथ शहर में मेरा अध्ययन जारी रहा। यहीं पर मुझे प्रोफेसर कमला प्रसाद जी मिले। उनका स्नेह मिला मुझे, उनका मार्गदर्शन मिला मुझे। दिनेश कुशवाहा सर मिले, और गुरु शिष्य की जो एक परंपरा की जो छवि बनी हुई थी मन में, वो टूटी, और मित्रवत और आत्मीय संबंध हमारे बने। उन्होंने बहुत कुछ सिखाया। राममूर्ति त्रिपाठी, विश्वनाथ सर, कुमार अंबुज, काशीनाथ सिंह, बड़े रचनाकारों से मैं मिली और उनसे प्रभावित होती रही। बहुत प्रभाव पड़ा मेरे जीवन में। और मेरा लेखन जो डायरी तक सीमित था, वह समाचार पत्रों में लेख के रूप में छपने लगा। उसके बाद जल्द ही मेरी शादी हो गई और मैं छत्तीसगढ़ आ गई। छत्तीसगढ़ के उत्तरी भाग अंबिकापुर में मैं रहने लगी, और यहाँ मुझे कॉलेज की नौकरी मिल गई। मैंने पीएचडी की और आर्टिकल्स लिखती थी, रिसर्च पेपर लिखती थी। यानी कहने का मतलब ये है कि मैंने अपना लेखन कभी बंद नहीं किया था। भले वो प्रकाशित नहीं हो रहा था, मैं भेजती भी नहीं थी, लेकिन मैं अनवरत कुछ ना कुछ छोटा मोटा ही लिखूं, डायरी में छोटी सी कविता लिखूं, डायरी में संस्मरण लिखूं, लेकिन मैं लिखती ज़रूर थी और पढ़ती थी। लाइब्रेरियों से किताब निकाल कर कुछ न कुछ मैं पढ़ती रहती थी। तो छत्तीसगढ़ आने के बाद मुझे अलग समाज का दर्शन हुआ। यहाँ की जो आदिवासी पृष्ठभूमि है उसे मैंने करीब से देखा, जिसमें पोखर भर दुख, बापू के चश्मे की पार की नायिकाएं, खुरदरी हथेलियों पर उगा नया ग्लोब, गुलाबी के हिस्से की भूख वाली फाइल, गुलबिया आदि कविताओं का कथ्य यहीं की आदिवासी समाज की पृष्ठभूमि से निर्मित हुआ है, जिसमें कल्पना बहुत कम है और यथार्थ बहुत ज़्यादा है। अभी बहुत सारा काम करना बाकी है। अभी तो मैंने बहुत कम काम किया है, ऐसा लगता है मुझे। धीरे धीरे वह भी होता जाएगा। तो ये छोटी सी मैंने अपनी कहानी बताई है, छोटा सा अपने रचना प्रक्रिया, अपने रचना यात्रा की कहानी बताई है। अब मैं आप लोगों को अपनी कविताएं सुनाऊंगी, जो मेरे पोखर भर दुख कविता संग्रह से संकलित है। शिखर त्रिपाठी जी नमस्कार, उदय भानु जी नमस्कार, पिंकी मैडम नमस्कार, धन्यवाद प्रभात जी। मैं जो कविता सुनाने जा रही हूँ, इस कविता का शीर्षक है सपनों का कॉपीराइट नहीं होता। सपनों का कॉपीराइट नहीं होता। झोपड़पट्टी की लड़कियां भी लड़कियां ही हैं। झोपड़पट्टी की लड़कियां भी लड़कियां ही हैं। उनके सपनों में भी उतरते हैं गुलाबी रंग। यह अलग बात है। यह अलग बात है कि उनके हिस्से आते हैं सिर्फ सियाह रंग। किसी रेशमी पोशाक की कतरने बटोरती ये जिजीविसा से भरी गुलाबी रंग चुनती हैं। भरना चाहती हैं फ्राक की सुराखों को, जैसे ढकना चाह रही हों ईश्वर की सच्चाई। भरना चाहती हैं फ्राक की सुराखों को, जैसे ढकना चाह रही हों ईश्वर की सच्चाई। धन्यवाद वंदना जी, आप हमेशा मेरा सहयोग करती हैं, इस तरह से प्रोत्साहन देती हैं मुझे बहुत अच्छा लगता है। और आपकी कहानियाँ मैं पढ़ती हूँ, मुझे बहुत अच्छी लगती हैं। नीली स्कर्ट और गुलाबी रिबन बांधे स्कूल जाती हुई ये लड़कियाँ जगती आँखों के स्वप्न में उतार लाती हैं आसमान अपनी हथेलियों पर।
नीली स्कर्ट और गुलाबी रिबन बांधे स्कूल जाती हुई ये लड़कियां जगती आंखों के स्वप्न में उतार लाती हैं आसमान अपनी हथेलियों पर। मनीष जी धन्यवाद, आप आए, खुशी हुई। इनके बस्ते, किताबें, कलम सब गुलाबी हो जाते हैं। मन ही मन वार्षिकोत्सव मनाती उत्साह से कहती हैं वंदे मातरम। तब पुतलियों में उभर आती है नाजुक गुलाबी पंखुड़ियाँ। तब पुतलियों में उभर आती है नाजुक गुलाबी पंखुड़ियाँ। रात जमीन पर उतर रही होती है, पखेरु सो रहे होते हैं पेड़ों पर काली चादर ताने। पखेरु सो रहे होते हैं पेड़ों पर काली चादर ताने। उस समय झोपड़ियों में फटे बोरे में सिमटती ऊँघती ये लड़कियाँ देख रही होती हैं गुलाबी रंग के सुंदर सपने। ये लड़कियाँ देख रही होती हैं गुलाबी रंग के सुंदर सपने। सूरज उगना छोड़ दे, सूरज उगना छोड़ दे, सांझ का पीला रंग उड़ जाए। बुझ जाए आकाश के तारे, पथरा जाए कुएं का पानी, बंजर हो जाए धरती। पर उन लड़कियों के सपने शाश्वत हैं, पर उन लड़कियों के सपने शाश्वत हैं। नहीं सिराएंगे उनके सपनों से गुलाबी रंग, नहीं सिराएंगे उनके सपनों से गुलाबी रंग। क्योंकि अभी सपनों का कॉपीराइट नहीं हुआ है, क्योंकि अभी सपनों का कॉपीराइट नहीं हुआ है। अगली कविता है कामगार औरतें। ये प्रवासी कामगार औरतें अपने हाथों रचती हैं बड़े भवन, स्कूल, पुल, अस्पताल। ये प्रवासी कामगार औरतें अपने हाथों रचती हैं बड़े भवन, स्कूल, पुल, अस्पताल और न जाने क्या क्या, और न जाने क्या क्या। अपने लिए भी बना पाती हैं परदेश में रहने लायक झोपड़ी, बरसाती बोरे और खपच्चियों से, बरसाती बोरे और खपच्चियों से। उठती हैं मुंह अंधेरे, उठती हैं मुंह अंधेरे, झटपट बुहारती हैं घर, आलू और भात रांधती हैं। परिवार को खिलाने के सुख के आगे भूल जाती हैं तन से ज़्यादा मन पर पड़ी खरोंचों को, भूल जाती हैं तन से ज़्यादा मन पर पड़ी खरोंचों को। झोपड़ी की दरारों से रिश्ती आधी धूप में, झोपड़ी की दरारों से रिश्ती आधी धूप में वह अपनी खुशी का उजाला ढूंढती हैं। सोते नवजात को बांधती हैं पीठ पर और निकल जाती हैं काम पर। दिन बिसरे जब छूट गया था गांव, दिन बिसरे जब छूट गया था गांव, कजरी, फगुआ, नाता, रिश्ता। रेत गिट्टी और सीमेंट के बीच, रेत गिट्टी और सीमेंट के बीच जिंदगी जब तप रही होती है, दिन ढले रोजी हाथ में आते ही खिलखिलाती हैं क्षण भर। दिन ढले रोजी हाथ में आते ही खिलखिलाती हैं क्षण भर। आंखों में उतर आते हैं मुन्ने के लिए फ्रॉक और मुन्ने के लिए टोपी, मुन्ने के लिए फ्रॉक और मुन्ने के लिए टोपी। मर्द ने भी की है कुर्ते की ख्वाहिश, सास को चाहिए लुगरा, इनके मन का कुछ ना कुछ अपने मन से जोड़ लेती है, इनके मन का कुछ ना कुछ अपने मन से जोड़ लेती हैं। देवारी में खर्च कर देती हैं सारे पैसे हाड़ तोड़ मेहनत के, देवारी में खर्च कर देती हैं सारे पैसे हाड़ तोड़ मेहनत के। शराबी मर्द देता है गालियाँ दूसरे पहर तक, मुस्कुराती हैं दिए भर, मुस्कुराती हैं दिए भर। ये कामगार स्त्रियाँ समेटती हैं, ये कामगार स्त्रियाँ समेटती हैं पुरानी साड़ी का आंचल, ढांप लेती हैं अध खुली छाती, छुपा लेती हैं अपना दुख, ढांप लेती हैं अध खुली छाती, छुपा लेती हैं अपना दुख। शिखर त्रिपाठी जी बहुत बहुत धन्यवाद। अब मेरी अगली कविता का शीर्षक है घड़ी की सेकंड वाली सुई, घड़ी की सेकंड वाली सुई।
एक कप चाय पर ऑफिस को सरपट भागती कस्बाई कामकाजी महिलाएं घड़ी की सेकंड वाली सुई होती हैं। एक कप चाय पर ऑफिस को सरपट भागती कस्बाई कामकाजी महिलाएं घड़ी की सेकंड वाली सुई होती हैं। घर संवार आड़ी तिरछी साड़ी की प्लेट सरियाती, घर संवार आड़ी तिरछी साड़ी की प्लेट सरियाती निकलती हैं जब मुरुम वाली सड़कों पर, तो सूरज भरता है अपनी लाली इनके गालों पर, तो सूरज भरता है अपनी लाली इनके गालों पर। स्कूटी सिटी बस और पैदल काम पर जाती ये औरतें, स्कूटी सिटी बस और पैदल काम पर जाती ये औरतें इस हड़बड़ी में भी बचा कर चलती हैं अचानक आ गए रास्ते के जीवों को। इस हड़बड़ी में भी बचा कर चलती हैं अचानक आ गए रास्ते के जीवों को। वे बोलती चलती हैं आस पास की जमीन पर करुणा के बीच, वे बोलती चलती हैं आस पास की जमीन पर करुणा के बीच। ऑफिस के बायोमेट्रिक स्क्रीन के कोने में तेजी से भाग रहे समय पर टंगा इनका मन, ऑफिस के बायोमेट्रिक स्क्रीन के कोने में तेजी से भाग रहे समय पर टंगा इनका मन। हाथ भर की दूरी से गुजरते तेज रफ्तार ट्रक की आवाज को, हाथ भर की दूरी से गुजरते तेज रफ्तार ट्रक की आवाज को नहीं सुन पाता। 2 मिनट की देर और हेड की आंखों में खुद के बेबस चेहरे को नजरअंदाज करने का हुनर इन्हें खूब आता है। काम पर जाते इनके सर के पल्ले, काम पर जाते इनके सर के पल्ले अब आ गए हैं कांधे पर, काम पर जाते इनके सर के पल्ले अब आ गए हैं कांधे पर, और भर कलाई चूड़ियों की जगह ले ली है रिस्टवॉच ने, और भर कलाई चूड़ियों की जगह ले ली है रिस्टवॉच ने। घर बाहर दोनों को साधती, घर बाहर दोनों को साधती कस्बाई औरतों का काम पर निकलना और आत्मनिर्भर होना इस समय का बड़ा दृश्य है। कस्बाई औरतों का काम पर निकलना और आत्मनिर्भर होना इस समय का बड़ा दृश्य है। अब एक मैं अपनी महत्वपूर्ण, जो मुझे महत्वपूर्ण लग रही है कविता, जो अभी कभी मैंने सोशल मीडिया पर नहीं डाली है। कौशिक जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आप आए और आप इस कार्यक्रम में आप शामिल हुए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जी। शिखर त्रिपाठी जी, शुक्रिया आपका। अब मैं एक कविता सुनाने जा रही हूँ जो सोशल मीडिया पर मैंने नहीं डाली है और मैं पहली बार इसका पाठ करने जा रही हूँ। तो मैं चाहती हूँ कि इस कविता को आप लोग बहुत ध्यान से सुने और बहुत प्यार से सुने। इस कविता का शीर्षक है खुरदुरी हथेलियों में उगा नया ग्लोब, खुरदुरी हथेलियों में उगा नया ग्लोब। रीता ऑटो वाली मिली थी जब पहली बार, रीता ऑटो वाली मिली थी जब पहली बार, उस रात उसकी पहली सवारी थी मैं। उसने दिखाई थी मुझे, उसने दिखाई थी मुझे जीवन की कुछ परछाइयाँ, चौक चौराहों से भागती स्ट्रीट लाइटों के बीच। उसने दिखाई थी मुझे जीवन की कुछ परछाइयाँ, चौक चौराहों से भागती स्ट्रीट लाइटों के बीच। सादा दुपट्टा ओढ़ लूं, सादा दुपट्टा ओढ़ लूं और मौन हो जाऊं, सादा दुपट्टा ओढ़ लूं और मौन हो जाऊं, उसके रचे एकांत को नियत समझ लूं। चलती रहूं जीवन की अंधी पगडंडियों पर, चलती रहूं जीवन की अंधी पगडंडियों पर, मुकर्रर हुआ था यही उसकी आखिरी सुनवाई में, मुकर्रर हुआ था यही उसकी आखिरी सुनवाई में। सड़क पर नजरें जमाए, सड़क पर नजरें जमाए, दोनों हाथों से हैंडल पकड़े, यह बताते उसे
नहीं था कोई विषाद। सड़क पर नजरें जमाए दोनों हाथों से हैंडल पकड़े, यह बताते उसे नहीं था कोई विषाद। बल्कि सुनहरा तेज था सांवले रंग पर, बल्कि सुनहरा तेज था सांवले रंग पर। पानी के प्रिज्म से टकराकर पड़ी हूँ जैसे धूप की किरच। पानी के प्रिज्म से टकराकर पड़ी हो जैसे धूप की किरच। वह स्त्री नहीं, वह स्त्री नहीं, सप्तवर्णी चिड़िया नजर आई मुझे। वह स्त्री नहीं, सप्तवर्णी चिड़िया नजर आई मुझे। ठोस इरादों वाली औरतें, ठोस इरादों वाली औरतें काटती हैं इसी तरह वर्षनाओं की बेड़ियां बिना उदास हुए। समय की मार सहते, समय की मार सहते जो नहीं टूटती, वे बचा लेती हैं अंतस के गीत। उड़ने नहीं देती दुपट्टे का हरा गुलाबी रंग, उड़ने नहीं देती दुपट्टे का हरा गुलाबी रंग। रेत होते सपनों पर रोपती हैं चुटकी भर उम्मीद, रेत होते सपनों पर रोपती हैं चुटकी भर उम्मीद। ऐसी ही औरतों की आंख में बसंत ठहरा है, ऐसी ही औरतों की आंख में बसंत ठहरा है। जहाँ पीले फूल उमकते रहते हैं, जहाँ पीले फूल उमकते रहते हैं। अपने भविष्य का हरापन बचा पाना, अपने भविष्य का हरापन बचा पाना अकेली औरत के लिए कोई खेल नहीं। हर पल धोते रहना है उसे मन की खारी परतें, हर पल धोते रहना है उसे मन की खारी परतें। लड़ती रहना है नर पिशाचों से, लड़ती रहना है नर पिशाचों से। खुद के पैरों खड़ी, खुद के पैरों खड़ी ओ नए युग की औरतों, खुद के पैरों खड़ी ओ नए युग की औरतों। देखो अपनी खुरदरी हथेलियां, खुद के पैरों खड़ी ओ नए युग की औरतों। देखो अपनी खुरदरी हथेलियां, उगाया है उनमें एक नया ग्लोब, उगाया है उनमें एक नया ग्लोब। भोर चल कर आ रही है तुम्हारे जागने से, भोर चल कर आ रही है तुम्हारे जागने से। सुनो सुनो उसकी मध्यम पदचाप सब सुनो। शिखर त्रिपाठी जी, कौशिक जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आपको कविता पसंद आ रही है। अब मैं एक और कविता सुनाऊंगी जिसका शीर्षक है फाइनल ईयर की लड़कियां। ये कविता बहुत पसंद की गई है और कई भाषाओं में इसका अनुवाद भी हुआ है, और पाठ पत्रिका जो बिलासपुर से निकलती है उसमें यह छपी थी स्त्री विशेषांक में। मुस्कुराती हैं, खिलखिलाती हैं, स्कूटी के शीशे में खुद को संवारती, कॉलेज बिल्डिंग के साथ सेल्फी लेती हैं फाइनल ईयर की लड़कियां। मुस्कुराती हैं, खिलखिलाती हैं, स्कूटी के शीशे में खुद को संवारती, कॉलेज बिल्डिंग के साथ सेल्फी लेती हैं फाइनल ईयर की लड़कियां। ग्राउंड स्टाफ से सीखती हैं जीवन का पाठ, ग्राउंड स्टाफ से सीखती हैं जीवन का पाठ। विषमताओं से जूझने की कला, विषमताओं से जूझने की कला। उनके मन के सपने नीली चिड़िया के साथ उड़ जाते हैं दूर आसमान में, उनके मन के सपने नीली चिड़िया के साथ उड़ जाते हैं दूर आसमान में। भूगोल के पन्ने पलटते कर लेती हैं यात्राएं असंभव की, भूगोल के पन्ने पलटते कर लेती हैं यात्राएं असंभव की। सेमिनार और असाइनमेंट में उलझती, सेमिनार और असाइनमेंट में उलझती, कविता की लय में तिनके सी बहती, कविता की लय में तिनके सी बहती। वर दे वीणा वादनी वर दे की तान में सबसे प्यारा हिंदुस्तान की लय के साथ रस विभोर हो जाती। जी लेती हैं क्षणों को
ये फाइनल ईयर की लड़कियाँ, जी लेती हैं क्षणों को ये फाइनल ईयर की लड़कियाँ। निबंध और पोस्टर लेखन में नारी जीवन का मर्म अंकित करती, निबंध और पोस्टर में नारी जीवन का मर्म अंकित करती। ये फाइनल ईयर की लड़कियां अंतिम साल को जी लेने की कामना से भरी विदा के मार्मिक क्षणों में मांगती हैं बिन बोले आशीष गुरुओं का। विदा के मार्मिक क्षणों में मांगती हैं बिन बोले आशीष गुरुओं का। वे खुश रहो के मौन शब्द पढ़ लेती हैं और मुस्कुरा देती हैं। वे खुश रहो के मौन शब्द पढ़ लेती हैं और मुस्कुरा देती हैं। नीले पीले दुपट्टों वाली, नीले पीले दुपट्टों वाली गाढ़े सपनों वाली, नीले पीले दुपट्टों वाली गाढ़े सपनों वाली 3 सालों की पढ़ाई के बाद जाने कहाँ चली जाती हैं, जाने कहाँ चली जाती हैं ये फाइनल ईयर की लड़कियाँ, ये फाइनल ईयर की लड़कियाँ। ये तो स्त्री विषय कुछ कविताएं मेरी थी। जैसा कि मैंने पहले ही बोला था कि मेरे इस संग्रह में और भी कविताएं हैं, और भी भाव की कविताएं हैं। तो मैंने रक्त और पसीना का जिक्र भी किया, तो उसको मैं थोड़ा पढ़ना चाहती हूँ। धन्यवाद श्रद्धा, बहुत धन्यवाद तुम्हें। शिखर त्रिपाठी जी, आप लगातार बने हुए हैं, आपको बहुत धन्यवाद। अर्पण जी, आपको बहुत धन्यवाद। और कोई कुछ पूछना चाहता है मुझसे तो अपने सवाल भी यहाँ लिख सकता है। देवांशु जी, बहुत धन्यवाद। आपने फाइनल ईयर की लड़कियाँ को छापा था, पाठ पत्रिका में अपनी स्थान दिया था, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। वहाँ छपने के बाद वो काफ़ी चर्चित हुई, अन्य भाषाओं में उसके अनुवाद भी हुए। तो अब मैं अपनी कविता जो सुना रही हूँ वो बचपन की स्मृतियों की कविता है। का शीर्षक है रक्त और पसीना। कुलीनता की पताकाओं के नीचे सिरजा है पुरखों ने, कुलीनता की पताकाओं के नीचे सिरजा है पुरखों ने आन बान शान की परंपरा। सोचती हूँ ये पताकाएं सिलता कौन होगा, सोचती हूँ ये पताकाएं सिलता कौन होगा। इनके रक्षा कवचों पर विरचित तिकोना चिन्ह किसका मौन है, इनके रक्षा कवचों पर विरचित तिकोना चिन्ह किसका मौन है। स्कूल को दूर से नमन करने वाला चुन्नी, स्कूल को दूर से नमन करने वाला चुन्नी भैंस की पीठ पर क्या लिखता होगा। सूरज की लाली से पहले आकर बखरी बुहारने वाला देव शरण, सूरज की लाली से पहले आकर बखरी बुहारने वाला देव शरण 100 गज की दूरी पर अपना गमछा पनही क्यों रखता था। क्यों ना चिन्हा गया, क्यों ना चिन्हा गया उनके मेहनत कश हाथों से अनाजों के सुनहरे रंग में सिरजा गया खेतों का वितान। क्यों ना चिन्हा गया उनके मेहनत कश हाथों से अनाजों के सुनहरे रंग में सिरजा गया खेतों का वितान। सभ्यता के विकास में वे मुख्य धुरी हैं, सभ्यता के विकास में वे मुख्य धुरी हैं। उनके गिर्द घूमती है पूरी दुनिया, फिर भी नकारा गया है श्रम का इतिहास, फिर भी नकारा गया है श्रम का इतिहास। कहते हैं पुरखों का किया पीढ़ियां चुकाती हैं मोल, कहते हैं पुरखों का किया पीढ़ियां चुकाती हैं मोल। कैसे चुकाऊं, कैसे चुकाऊं, कहाँ से लाऊं कागज कलम, कैसे चुकाऊं, कहाँ से लाऊं कागज कलम। कैसे लिखूं कि इतिहास की कुलीनता का रक्त, कि इतिहास की कुलीनता का रक्त जो हमारी धमनियों में बहता है वह तुम्हारे पसीने से कम गाढ़ा क्यों है, वह तुम्हारे पसीने से
कम गाढ़ा क्यों है। और दूसरी कविता भी मेरी बचपन की स्मृतियों की ही है। पालकी प्रथा बहुत ज़्यादा उधर थी, और जो कुलीन घर की महिलाएं थीं वो पालकी में जाती थी एक गांव से दूसरे गांव, और उसके पीछे एक शान तो थी ही, और साथ में एक पर्दा प्रथा का एक वानगी भी है ये कि पालकी में महिलाएं जाएं और अंदर छिप कर जाएं, ढक मुद कर जाएं, वह भी एक कारण था। तो मेरे घर में भी, मेरे घर की महिलाएं भी जब दूसरे गांव जाती थीं तो पालकी में चढ़कर जाती थीं, और मैं भी कई बार छोटी थी तो जाती थी पालकी में बैठकर। एक दिन मैंने देखा, दूसरे गांव में शादी थी, और मैंने देखा कि पालकी जो उठा रहा है वो मेरे काकू हैं। काकू जो कि मेरे यहाँ पानी भरते थे, जिनको मैं बहुत ज़्यादा प्यार करती थी, वो मुझे पितृवत स्नेह देते थे। और मैंने देखा कि ऊपर उन्होंने कुछ भी नहीं पहना हुआ है, गमछा डाला हुआ है और नीचे धोती पहनी हुई है, और उनकी पसलियाँ दिख रही थी। तो मैं मचल गई। मैं बहुत छोटी थी, मुझे बहुत हल्का हल्का याद है। मैं मचल गई और दादाजी से मैंने बोला, काकू पालकी उठाएंगे और उसमें बैठ के मैं जाऊंगी, मैं कभी नहीं जा सकती। तो दादाजी ने मेरी जिद मानी और कहा कि ठीक है, तुम पालकी में बैठ के नहीं जाओगी, मेरे कंधे पे बैठ के तो जाओगी, बहुत दूर है गाँव। तो मैंने बोला हाँ, आपके कंधे में बैठ जाऊंगी, लेकिन मैं पालकी में नहीं बैठूंगी, और अब पालकी आप में बैठने के लिए अब कभी मत बोलना मुझको। और उसके बाद से मेरे यहाँ मैंने नहीं देखा कि फिर पालकी मेरे दरवाजे पे आई हो। शादी वादी में आई है, दीदी उदी की शादी में, लेकिन ऐसे फिर वो ख़त्म ही हो गई। उसके बाद से तो फिर नया ज़माना ही आ गया धीरे धीरे, तो वो सब चीज़ें ख़त्म उस तरह से भी हुई, परिवर्तन के दौर की वजह से भी ख़त्म हुई। लेकिन यहाँ पर मेरा बचपन ने प्रतिरोध किया था यह देखकर, तो वो स्मृति मेरे मन में है। और यह कविता मैंने लिखी थी उसी स्मृति में, लेकिन ये कविता दूसरी जगह पहुंच गई। शुरू कहाँ से हुई और पहुंचती कहाँ है, आप लोग थोड़ा सा देखिएगा। चिलकती धूप में गांव की कटीली पगडंडियों पर, चिलकती धूप में गांव की कटीली पगडंडियों पर, लंबे डग भरते नंगे पांव और ललाती आंखों में उतरता अंधेरा, छिन भर को सोचता है कि क्या रख दें पालकी। लंबे डग भरते नंगे पांव और ललाती आंखों में उतरता अंधेरा, छिन भर को सोचता है कि क्या रख दें पालकी। पर लहू में मिला हुआ नमक प्रतिबद्धता को थामे हुए है, पर लहू में मिला हुआ नमक प्रतिबद्धता को थामे हुए है। पालकी वालों की ये सेवा नहीं है, पेट की जुगत है। पालकी वालों की ये सेवा नहीं है, पेट की जुगत है। भूख ने व्यवस्था से यह समझौता किया है, भूख ने व्यवस्था से यह समझौता किया है। काले कांधों पर उधड़ी हुई चमड़ी, काले कांधों पर उधड़ी हुई चमड़ी निशान है इंसानी फर्क के। पैरों की सूजी सिराएं, पैरों की सूजी सिराएं अंतड़ियों में हो रहे युद्ध को हौसला देती हैं। यह सब दिखता नहीं पर्दे पड़ी आंखों को, यह सब दिखता नहीं पर्दे पड़ी आंखों को। विडंबना भयावह है, विडंबना भयावह है, मानव मानव को ढो रहा है। विडंबना भयावह है, मानव मानव को ढो रहा है। जीवित नहीं वे सब मरे हैं, जीवित नहीं वे सब मरे हैं जो मजलूमों के कांधे चढ़े हैं। जीवित नहीं वे सब मरे हैं जो मजलूमों के कांधे चढ़े हैं। सभ्यता के इस नए युग में पहले कर्ज दिया जाता है, फिर दी जाती है माफ़ी। सभ्यता के इस नए युग में पहले कर्ज दिया जाता है, फिर दी जाती है माफ़ी। किसान दिखने की होड़ लगी है, किसान दिखने की होड़ लगी है। व्यंग से हंसते हैं खेत और दरातियाँ, व्यंग से हंसते हैं खेत और दरातियाँ। पालकी वालों की अगुवाई में सहमा हुआ विकास चल रहा है, पालकी वालों की अगुवाई में सहमा हुआ विकास चल रहा है। अब वे और मजे में हैं, पैर उनके आसमान में हैं। अब वे और मजे में हैं, पैर उनके आसमान में हैं। बदला इधर भी है कुछ, बदला इधर भी है कुछ, कांधे के घाव अब गले पर आ गए हैं। बदला इधर भी है कुछ, कांधे के घाव अब गले पर आ गए हैं। अंधेरा तब काला था,
अंधेरा तब काला था और अब होकर आया है उजला। क्या इस उजले अंधेरे में, क्या इस उजले अंधेरे में कोई देख सकेगा इन घावों की पीड़ा? क्या कोई देख सकेगा इन घावों की पीड़ा? अविनाश रंजन जी, आपका स्वागत है। आपको बहुत शुक्रिया, आप आए, कार्यक्रम में शामिल हुए। श्रद्धा, तुम लगातार जुड़ी हुई हो और तुम अच्छे से कमेंट कर रही हो, शुक्रिया तुम्हें। पीयूष सर आए हैं। पीयूष सर लोक के चितेरे, अगर उनको कहा जाए तो कम ही होगा। बहुत ही अच्छा लिखते हैं। शिखर त्रिपाठी जी, आप बहुत अच्छे से कमेंट लिख रहे हैं, आपको बहुत शुक्रिया। आप हमारी कविताओं को समझ रहे हैं, मेरे लिए खुशी की बात है। मैं अभी चूँकि बचपन की कुछ बातें कर रही हूँ, तो क्योंकि बचपन की स्मृतियों का गहरा प्रभाव है मेरे मस्तिष्क पर। मुझे बहुत याद आता है अपना गांव। हालांकि वहाँ से निकले हुए मुझे वर्षों हो गया, बहुत वर्षों से गई भी नहीं हूँ, लेकिन जो वहाँ की स्मृतियाँ हैं, जो वहाँ का प्यार है, मैं कभी नहीं भूल पाती हूँ। तो एक कविता है, हरी दूब में टके सपने। हरी दूब में टके सपने, जवान होती सांझों में, जवान होती सांझों में, गांव की मेड़ों से गुजरते हम टाँका करते थे सपने। जवान होती सांझों में, गांव की मेड़ों से गुजरते हम टाँका करते थे सपने। कभी झरवेरियों पर, कभी कनेर और कभी बेशरम के पत्तों पर। पेड़ पात, नदी घाट, खेत खलिहान, टूटे छप्पर वाली स्कूल, सब जगह मैंने सबसे छुप कर टाँके सपने। सब जगह मैंने सबसे छुप कर टाँके सपने। मेरे सपनों में सिलवटें नहीं थीं, मेरे सपनों में सिलवटें नहीं थीं, सपाट जमीन का संसार था। मेरे सपनों में सिलवटें नहीं थीं, सपाट जमीन का संसार था। धरती के रंग की तरह गाढ़ा, धरती के रंग की तरह गाढ़ा, फूलते फलते महमहाते सपनों को समेटना चाहा था। फूलते फलते महमहाते सपनों को समेटना चाहा था, लेकिन समेट नहीं पाई थी। जब आना पड़ा था शहर और बड़े सपनों के लिए। दादी का दिया पोटली से बंधा पाथे, जूट के झोले में संभाल कर रख लिया था सबसे ऊपर। आषाढ़ की गरज बरस में लाल डिब्बे नाम वाली बस में सवार हम बढ़ गए थे आगे। मन छूट रहा था गांव की उन्हीं मेड़ों पर, जहां सपने देखने का अधिकार मांगना नहीं पड़ता था। अब जब जिंदगी गुजर रही है कोलतारी रास्ते और कंक्रीटी मकानों से, याद बहुत आते हैं मेरे वे कच्चे सपने। टके होंगे क्या आप भी वहाँ किनारे वाली हरी दूब पर मेरे इंतजार में। टके होंगे क्या आप भी वहाँ किनारे वाली हरी दूब पर मेरे इंतजार में। शिखर त्रिपाठी जी, बहुत आभार आपका। आपको मेरी कविताएं अच्छी लग रही हैं। एक मैंने बच्चों के लिए भी कविता लिखी, और ये कविता उस समय की है जब भोपाल की एक नेता ने धर्म युद्ध का नारा दिया था। तो उसी समय मेरे मन पर यह प्रभाव बहुत ज़्यादा गहरे में पड़ा कि धर्म युद्ध आखिर होता क्या है और ये नेता लोग हमको दे क्या रहे हैं, हमारी आगे की पीढ़ी क्या सीखेगी इनसे। धर्म युद्ध शब्द का मतलब क्या है?
आपस में लड़ो और धर्म युद्ध का नाम दे दो। एक पार्टी दूसरे से पार्टी से लड़े और कहते धर्म युद्ध है। धर्म युद्ध बहुत बड़ा शब्द है, और हमारे आगे की जो पीढ़ियां हैं उन्हीं शब्दों के खेल के उन्हीं शब्दों के जाल में पढ़कर उलझती रहती हैं और पथ भ्रष्ट होती रहती हैं। तो ये कविता तभी प्रस्फुटित हुई थी। इसका शीर्षक है हथेलियों पर धूप। हथेलियों पर धूप। यह कविता भी छपी थी कहीं, याद अभी नहीं आ रहा है मुझको। आओ हम रख दें, आओ हम रख दें उनकी नन्ही हथेलियों पर थोड़ी सी धूप सुबह की। आओ हम रख दें उनकी नन्ही हथेलियों पर थोड़ी सी धूप सुबह की। चिड़ियों का संगीत रख दें, चिड़ियों का संगीत रख दें मुस्कुराते होठों पर, और जुबां पर रख दें कुएं के पानी का स्वाद। मुस्कुराते होठों पर और जुबां पर रख दें कुएं के पानी का स्वाद। जानने दें मिट्टी की गंध, जानने दें मिट्टी की गंध उनकी उंगलियों पर खिलने दें खड़िया के रंग। उनकी उंगलियों पर खिलने दें खड़िया के रंग। श्याम पट पर लिखे उनके कोरे शब्द, श्याम पट पर लिखे उनके कोरे शब्द, और उस पर उनके खींचे नक्शों में विभेदी सपनों का संसार जगमगाएगा। उनकी दूधिया आँखों में आज़ाद परिंदों की परवाज़ों को उड़ने दे दूर तक। उनकी दूधिया आँखों में आज़ाद परिंदों की परवाज़ों को उड़ने दे दूर तक। उन्हें थमाएं वो किताब, उन्हें थमाएं वो किताब जिसके हर पन्ने पर विज्ञान और जीवन की हरियाली हो। उन्हें थमाएं वो किताब जिसके हर पन्ने पर विज्ञान और जीवन की हरियाली हो। भूल कर भी हम उनको वे बीज ना दें, भूल कर भी हम उनको वे बीज ना दें जिसे मन में पोस कर वे बन जाएं वहशी। जिसे मन में पोस कर वे बन जाएं वहशी। खड़ा करें जखीरे, लड़ें अपनों के ही खिलाफ, और नाम दें धर्म युद्ध का। खड़ा करें जखीरे, लड़ें अपनों के ही खिलाफ, और नाम दें धर्म युद्ध का। वो खुद ही धार बने और काटें, वो खुद ही धार बने और काटें परंपराओं की गहरी नफरती जड़ें। इस सदी के मासूम कोरे मन पर, इस सदी के मासूम कोरे मन पर उगने दो कोमल पेड़ मनुष्यता के, उगने दो कोमल पेड़ मनुष्यता के। और मैं समय देख लूँ फिर मैं और कंटिन्यू करूँ। ये थोड़ा सा है समय, तो मैं एक दो कविताएं और पढ़ सकती हूँ। तो मैं चुनिंदा कविताएं ही पढ़ती हूँ। मैंने बहुत सारे कविताओं में फ्लैग लगा के रखा था। मैं एक और कविता बचपन सीरीज की ही है, उसको सुनाना चाहूँगी। और ये बहुत पहले की कविता है। बदरी बूंद बूंद उस रोज। इस कविता का शीर्षक है बदरी बूंद बूंद उस रोज। चांदी हुए केस तुम्हारे, चांदी हुए केस तुम्हारे किसी शांति सभा की श्वेत पताकाओं से। चांदी हुए केस तुम्हारे किसी शांति सभा की श्वेत पताकाओं से। अन्यायी बातों के प्रतिरोध में अकेले ही अड़ना तुम्हारा जैसे गोदान की धनिया। अन्यायी बातों के प्रतिरोध में अकेले ही अड़ना तुम्हारा जैसे गोदान की धनिया। तुम्हारे श्यामल तन पर, तुम्हारे श्यामल तन पर झुर्रियां नहीं हमारी तकलीफें थीं। तुम्हारे श्यामल तन पर झुर्रियां नहीं हमारी तकलीफें थीं, जिन्हें तुम सोख लेती थीं दिए की बाती सी। जिन्हें तुम सोख लेती थीं दिए की बाती सी। तुम अपनी नींद कहाँ सोती थीं, तुम अपनी नींद कहाँ सोती थीं। भोर से उठकर लीप देती अंगनाई, भोर से उठकर लीप देती अंगनाई। बिखेरती दाने पखेरुओं के लिए, तुम्हारे बूते के कलरव से ही जागता था सारा गांव। तुम्हारे बूते के कलरव से ही जागता था सारा गांव। एक दिन तुम नहीं उठी, एक दिन तुम नहीं उठी, उठी ही नहीं। इतनी गहरी निद्रा, इतनी गहरी निद्रा। तुम्हारे निर्दोष खरे मुख पर, तुम्हारे निर्दोष खरे मुख पर
अशांति पसरी थी। अधखुली पलकें शून्य में कुछ तलाशती, अधखुली पलकें शून्य में कुछ तलाशती। तुम्हें जगाते हमारे भाई बहनों के ऊंचे स्वर कातरता में बदलने लगे थे। तुम्हें जगाते हमारे भाई बहनों के ऊंचे स्वर कातरता में बदलने लगे थे। लोगों ने कहा तुम अब नहीं जागोगी, लोगों ने कहा तुम अब नहीं जागोगी, मर गई हो। मरना इतना सहज होता है क्या? मरना इतना सहज होता है क्या? तुम नहीं जा सकती थी, तुम नहीं जा सकती थी उस पार की यात्रा पर, क्योंकि बताओ तो कभी गई हो कहीं हमें छोड़कर? बताओ तो कभी गई हो कहीं हमें छोड़कर? ताक पर रखे तुम्हारे सारे भगवान हंस रहे थे, ताक पर रखे तुम्हारे सारे भगवान हंस रहे थे। रिरियाती रही उनके सामने, पटकती रही सर, इस आस में कि एक बार खोल दो आंखें, कुछ बोल दो। लेकिन ना तुम्हारे भगवान ने सुना, ना तुम कुछ बोली। ना तुम्हारे भगवान ने सुना, ना तुम कुछ बोली। तुम्हारी अंतिम यात्रा में शामिल थे सब, तुम्हारी अंतिम यात्रा में शामिल थे सब, पूरा बाग, चिड़ै, चिरकुन और पूरा गांव। सूरज भी निस्तेज उदास, सूरज भी निस्तेज उदास चल रहा था धीरे धीरे साथ। लेकिन कुछ मुस्कुरा रहे थे, पर शोक यात्रा में कैसी खुशी, पर शोक यात्रा में कैसी खुशी। इन्हीं के लिए तुम विरासत कर गई थी ना सैकड़ों बीघा जमीन, इन्हीं के लिए तुम विरासत कर गई थी ना सैकड़ों बीघा जमीन। मुझे भी जाना था, मुझे भी जाना था अंतिम यात्रा में, पर भीड़ ने रोक लिया। मुझे भी जाना था अंतिम यात्रा में, पर भीड़ ने रोक लिया। नहीं, लड़कियां नहीं जाती श्मशान, नहीं, लड़कियां नहीं जाती श्मशान। तुम्हें पता है, तुम्हें पता है चुपके से गई थी मैं, तुम्हें पता है चुपके से गई थी मैं। मेड़ के पीछे से देखा था तुम्हें, धुएं आग फिर राख में बदलते, धुएं आग फिर राख में बदलते। भरे मन बजनी पाँवों से लौटी थी घर, भरे मन बजनी पाँवों से लौटी थी घर, और अकस्मात ही बरस गई थी बदरी बूंद बूंद उस रोज, और अकस्मात ही बरस गई थी बदरी बूंद बूंद उस रोज। सब ने कहा यह तुम थी, सब ने कहा यह तुम थी। रो रही थी, रो रही थी, यह चुनने आई थी हमारा दुख। रो रही थी, यह चुनने आई थी हमारा दुख। ओह मेरी दादी, ओह मेरी दादी। अभी तो कविताएं थी बहुत, लेकिन अब समय ज़्यादा हो रहा है, इसलिए मैं अब सिर्फ एक कविता और सुनाऊंगी। और ये कोरोना काल की कविता है, यह भी स्त्री विषयक कविता है, तो मैं इसे सुनाना चाहूँगी। ये कोरोना काल की कविताओं का संग्रह किया है कौशल किशोर जी ने, उसमें यह कविता संकलित है। इसका शीर्षक है लॉकडाउन और घूंघट के पार का सूरज। लॉकडाउन का असर नहीं होता, लॉकडाउन का असर नहीं होता उन तमाम औरतों पर जिन्होंने कभी नहीं लांघी घर की चौहद्दी, जिन्होंने कभी नहीं लांघी घर की चौहद्दी। इधर हमें घुटन हो रही है, इधर हमें घुटन हो रही है कुछ ही दिनों के बंधन से। यह शुरू में लॉकडाउन लगा था उस समय की कविता है। इधर हमें घुटन हो रही है कुछ ही दिनों के बंधन से। जाएं कहीं ना भले पर सब खुला होना चाहिए, जाएं कहीं ना भले पर सब खुला होना चाहिए। कुछ औरतें कभी कह न सकीं, कुछ औरतें कभी कह न सकीं, उनका भी घुटता रहा है जी। कुछ औरतें कभी कह न सकीं, उनका भी घुटता रहा है जी। यूं बरस बरस की अंतहीन घरबंदी में,
यूं बरस बरस की अंतहीन घरबंदी में हमने देखा है ऐसी औरतों को, हमने देखा है ऐसी औरतों को अपनी दादियों, चाचियों और उन जैसी तमाम औरतों में। उनकी संजीदा आँखों में तड़पती रहती थी आज़ादी, उनकी संजीदा आँखों में तड़पती रही है आज़ादी। वे चुपके से झांक आया करती थीं, वे चुपके से झांक आया करती थीं बाहर की सांवली उन्मुक्त हवा को। बंद किवाड़ की सुराखों से देख लेती थीं वह दुनिया, बंद किवाड़ की सुराखों से देख लेती थी वह दुनिया, जहाँ बारिश की धुन पर पेड़ झूमा करते थे, जहाँ बारिश की धुन पर पेड़ झूमा करते थे। हमने देखा था कई बार, हमने देखा था कई बार मेले का सपना आता था उन्हें, हमने देखा था कई बार मेले का सपना आता था उन्हें। उनकी अधखुली पलकों पर तांत के झूमर उतरते थे, उनमें लटकते रंगीन फुदनों के संग, उनमें लटकते रंगीन फुदनों के संग डोलती रहती थी वे, उनमें लटकते फुदनों के संग डोलती रहती थी वे 30 जनों की रोटियां सेकते। घूंघट के कोने को उंगलियों में फंसा, घूंघट के कोने को उंगलियों में फंसा बना लेती थीं झरोखा और बतियाया करती थीं सूरज से। कहती दो हमें भी कभी रोशनी का सोता, कहती दो हमें भी कभी रोशनी का सोता, कि अब जी ऊब गया है अंधेरा गुहारते, कि अब जी ऊब गया है अंधेरा गुहारते। जुबान बंदी में कभी कह न सकी जो, जुबान बंदी में कभी कह न सकी जो, वे सारी अभिव्यक्तियां दर्ज हैं उस पुराने घर के कोने कोने में। जुबान बंदी में कभी कह न सकी जो, वे सारी अभिव्यक्तियां दर्ज हैं उस पुराने घर के कोने कोने में, जहाँ कोहबर कोहडर दीवारों, रूमालों और ना जाने कितने कच्चे कैनवासों पर उकेरा था उन्होंने, जहाँ कोहबर कोहडर दीवारों, रूमालों और ना जाने कितने कच्चे कैनवासों पर उकेरा था उन्होंने। वे केवल चित्र नहीं है, वे केवल चित्र नहीं है, वे उन औरतों के मन के उदास मौसम हैं। वे केवल चित्र नहीं है, वे उन औरतों के मन के उदास मौसम हैं। उनकी कला में परत दर परत, उनकी कला में परत दर परत दबी है ना जाने कितनी अनकही कहानियाँ। लालित्य में रची मन की पीड़ाएं उनका सृजन है, लालित्य में रची मन की पीड़ाएं उनका सृजन है। जानना हो उनके मन का, जानना हो उनके मन का, तो तोड़ो ताले बरसों पुरानी उनकी जंग लगी संदूकों के। जानना हो उनके मन का, तो तोड़ो ताले बरसों पुरानी उनकी जंग लगी संदूकों के। मिलेंगे उसमें थोड़े पहाड़ी बादल के टुकड़े, मिलेंगे उसमें थोड़े पहाड़ी बादल के टुकड़े, खुला सा आकाश, थोड़ी सी धूप, थोड़ी हवा, और कुछ सोन चिड़िया के सुनहरे पंख, और कुछ सोन चिड़िया के सुनहरे पंख, जिन पर सदियों का लॉकडाउन है, जिन पर सदियों का लॉकडाउन है। तो अब मेरे ख्याल से समय भी हो गया है, 1 घंटा से ज़्यादा समय हो रहा है। तो अर्पण जी आप बताएं, जनसुलभ पुस्तकालय से कोई मैसेज आए तो मैं फिर अपना यह सेशन, लाइव सेशन बंद करूं। और मैं इस दौरान जो हमारे साथ हमारे साथी जुड़े रहे मेरे से, उनका मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। इसमें बहुत से साथी जुड़े रहे, सबका मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ। उधर से मैसेज कुछ आए तो मैं फिर बंद करूँ। यार मैसेज तो नहीं आ रहा है, तो फिर अब मैं कम से कम कविताएं सुनाई हूँ। बहुत सारी कविताएं, 70 कविताएं हैं मेरे संग्रह में। कभी ऐसे मौका मिलेगा तो फिर और सुनाऊंगी। तो मैं ये सेशन बंद करती हूँ। आप लोगों का बहुत बहुत आभार, आप सभी का बहुत आभार। आप आए और आपने हमारी कविताओं को सुना। अर्पण जी आप आ गए हैं, आपका बहुत आभार। अब मैं क्लोज करती हूँ।